Hello, dear students. I am Pragya Gupta from Gurukul Grove School. As you know, in previous video, you all are learned the half part of lesson 1 of class 5. Now, in this video, I will be teaching you the left part of this lesson, the enlightened butcher. Let's start. He is a true sage who can controls his anger. Do you think I am a crane that you will burn me alive? The sage was perplexed. तो जो वो लेडी होती हैं वो बोलती हैं कि एक सच्चा साधु वही है जो अपने गुस्से पे नियंत्रण पा सके। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं एक सारस हूँ कि तुम मुझे जिंदा जला दोगे? द सेज वॉज परप्लेक्स्ड। जो साधु है वो अजीब तरीके से देखता है। How does she come to know about the crane? He thought himself. Just then the lady said, "Oh, holy sage, you are a learned person, but you have not understood the truth about virtue." How does she come to know about the crane? He thought himself. जो वो साधु होता है वो अपने आप में खुद से ही सोचता है कि इसे कैसे, इस जो लेडी होती है उनके बारे में, कि इन्हें कैसे पता है उस क्रेन के बारे में, उस सारस के बारे में इसे कैसे पता है। जस्ट देन द लेडी सेड। उसके बाद वो जो लेडी होती हैं वो बोलती हैं, ओ होली सेज, महात्मा, यू आर अ लर्नड पर्सन, आप एक ज्ञानी पुरुष हैं, बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द ट्रूथ अबाउट वर्च्यू, लेकिन आपको सदाचार की सच्चाइयों का कोई ज्ञान नहीं है, सदाचार की सच्चाइयों को आप नहीं समझते हैं। एंड अंटिल यू गेन वर्च्यू यू कांट बी इलाइटेंड। और जब तक आप इसे गेन जब तक आप इसे गेन करते हैं तब जाके आप एक ज्ञानी कहलाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी इलाइटेंड, meet Dharma Vyadha who live in Mathura. The sage thanked the lady and hurried towards Mathura. तो वो जो औरत होती हैं वो बोलती हैं कि आप एक महात्मा, आप एक ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन आपको सदाचार की सच्चाइयों की समझ नहीं है। और जब तक आप इस सदाचार की सच्चाइयों मतलब सदाचार को आप ग्रहण नहीं कर लेते तब तक आप एक प्रबुद्ध से मतलब आप एक ज्ञानी पुरुष नहीं कहलाएंगे। इफ़ यू वांट टू बी इलाइटेंड मीट, अगर आप एक ज्ञानी बनना चाहते हैं तो मीट धर्मा व्याधा हु लिव्ड इन मथुरा, तो आप जा कर के धर्म व्याधा से मिलिए जो मथुरा में रहते हैं। The sage thanked the lady and hurried towards मथुरा। जो वो साधु थे उन्होंने लेडी को धन्यवाद बोला और मथुरा की तरफ चल दिए। धर्मा व्याधा मस्ट बी अ ग्रेट एंड लर्नड सेज, कौशिका थॉट हिमसेल्फ। कौशिका जो साधु थे वो अपने आप खुद ही से सोचते हैं कि धर्मा व्याधा जो है एक महान और ज्ञानी साधु हो, अवश्य ही वो एक महान और ज्ञानी साधु होगा। Soon he reached Mathura. People guided him to Dharma Vyadha's place. Oh, what an awful scene! He claimed in pain. He was led into a butcher's shop. A butcher clad in blood came out of the shop and said, "Welcome, holy sage. I am Dharma Vyadha, the man you want to meet." तो soon he reached Mathura. तो फिर वो मथुरा पहुंच जाते हैं। People guided him to धर्मा व्याधा प्लेस, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो उन्हें धर्मा व्याधा के जहाँ धर्म व्याधा रहते हैं उनके जगह पे जाने के लिए उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें उस जगह का रास्ता बतलाते हैं। ओह व्हाट अ ऑफुल सीन, कैसा यह भयावह दृश्य। ही एक्सक्लेम्ड इन पेन, जो वो
कौशिका थे वो अपने पीड़ा को व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि बाप रे ये कैसा भयावह दृश्य है। ही वॉज लेड इन टू अ बुचर शॉप। वो बुचर शॉप की तरफ, कसाई की दुकान की तरफ जाते हुए जाते हैं। अ बुचर क्लेड इन ब्लड केम आउट ऑफ द शॉप एंड सेड। जो वो कसाई होता है वो खून से उसकी जो हाथें होती हैं वो खून से भरी हुई होती हैं और वो शॉप से बाहर निकलता है और बोलता है, वेलकम हॉली सेज, स्वागत है आपका महात्मा। आई एम धर्मा व्याधा द मैन यू वॉन्ट टू मीट। मैं धर्म व्याधा हूँ, जिससे वही आदमी जिससे आप मिलना चाहते हैं। हाउ कैन अ बुचर लाइक यू बी स्पिरिचुअली इलाइटेंड, कौशिका आस्क्ड इन वंडर। जो कौशिका थे वो आश्चर्यजनक होते हुए पूछते हैं कि कोई एक आध्यात्मिक ज्ञानी ऐसा एक कसाई की तरह कैसे हो सकता है। धर्मा व्याधा स्माइल्ड एंड सेड। जो धर्म व्याधा थे वो हंसते हुए बोले, ओ हॉली मैन, आई नो द स्टोरी ऑफ क्रेन एंड द लेडी हु हैव सेंट यू हियर। धर्म व्याधा हंसते हुए बोले कि महात्मा, मैं उस क्रेन की स्टोरी, उस सारस की कहानी जानता हूँ और उस लेडी के बारे में भी जानता हूँ जिसने आपको यहाँ पर भेजा है। कम विथ मी टू माई होम हाउस एंड मीट माई पेरेंट्स। मेरे साथ आइए मेरे घर पे और मेरे पेरेंट्स से मिलिए। ऑन द वे टू हिज हाउस कौशिका आस्क्ड हिम। और रास्ते में जाते हुए, जो उनके घर जाने का जो रास्ता था उस रास्ते से जाते हुए कौशिका जो होते हैं वो उस बुचर से पूछते हैं कि बुचरिंग एनिमल्स इज़ अ सिनफुल एक्ट। जो किसी भी जानवर को मारना एक पाप भरा कार्य है। आर यू नॉट सेम्ड ऑफ योर प्रोफेशन। क्या आपको आपका जो कार्य है उस पर आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। फिर आई एम नॉट द बुचर रिप्लाइड कैल्मली। जो वो कसाई होता है वो नम्रतापूर्वक रिप्लाई करता है, आई एम नॉट द बुचर। मैं एक कसाई नहीं हूँ। आई एम इंगेज्ड इन माई फैमिली ट्रेड। मैं अपने पारिवारिक कार्यों में इंगेज हूँ, अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त हूँ। मतलब जो वो कसाई होता है वो बोलते हैं कि नम्रतापूर्वक वो रिप्लाई करते हैं कि मैं जो हूँ, मैं एक कसाई नहीं हूँ, मैं अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त हूँ। आई वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली एट इट। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और इसे ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। There is no reason for me to be ashamed of my work. ये यहाँ मतलब कोई कारण नहीं है कि मैं अपने कार्य पे शर्म करूँ, लज्जा महसूस करूँ। मतलब जब वो जो कौशिक होते हैं, जो वो साधु होते हैं, वो धर्म व्याधा से पूछते हैं कि क्या ये जो जानवर को मारना ये एक पाप भरा कार्य है, आपको इस पे शर्म नहीं आती। तो वो बोलते हैं कि ये मैं एक कसाई नहीं हूँ, मैं अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त हूँ और मैं इसे कड़ी मेहनत और ईमानदारी पूर्वक करता हूँ और इसमें कोई कारण नहीं है कि मैं अपने इस कार्य पे लज्जा फील करूँ, लज्जित महसूस करूँ। नाउ ओ हॉली सेज continued to butcher, if I do injury to other creatures, so do you as you did to the crane. जो कसाई होता है वो जारी रहता है और बोलता है, महात्मा, मैं किसी भी वो जो उस कसाई होते हैं वो जारी रहते हुए बोलते हैं, महात्मा, मैं किसी भी प्राणी को व्यर्थ ही चोट नहीं पहुंचाता हूं, जैसा कि आपने उस क्रेन मतलब सारस के साथ किया था। बाय द टाइम दे हैड रिच्ड द बूचर्स हाउस। तब उस समय वो जो थे कसाई के घर पहुंच गए।
द butcher's wife was doing household chores and two children were playing. जो वो कसाई की जो पत्नी थी वो घर के कार्यों में उलझी हुई थी और जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। दो बच्चे थे वो दोनों खेल रहे थे। द बूचर इंट्रोड्यूस्ड द सेज ऑफ टू देम। जो कसाई था उसने सेज को, जो साधु थे उनको उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, परिचित करवाया। देन ही इंटर्ड अ रूम वेयर एन ओल्ड कपल वाज सिटिंग। तब वे एक रूम में गए, एक रूम में इंटर किए जहाँ पे एक बूढ़े कपल्स बैठे हुए थे, मतलब बूढ़े कपल्स बैठे हुए थे। ही टच्ड द फीट ऑफ हिज पेरेंट्स। जो बूचर था उसने अपने पेरेंट्स के फीट को टच किया, छुआ। हियर इज अ लर्नड सेज हु हैज़ कम फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस। और फिर वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि यहाँ पर एक ज्ञानी साधु आए हुए हैं जो बहुत दूर से आए हैं। बूचर्स फादर ग्रीटेड हिम एंड सेड। बूचर फादर जो है, जो वो कसाई के जो पिता हैं, वो ग्रीटेड मतलब वो खुशी से उनको बोलते हैं कि वेलकम होली सेज, मतलब स्वागत है आपका, स्वागत है महात्मा। माई पेरेंट्स आर माई गॉड। जो वो बूचर होता है वो बोलता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे भगवान हैं। वी ऑल सर्व देम विथ डेवोशन एंड लव। हम सब इनकी सेवा प्यार और त्याग से करते हैं। वी कंसिडर कैरिंग फॉर देम टू बी आवर ग्रेटेस्ट ड्यूटी, द बूचर सेड। जो वो बूचर है, जो कसाई है, वो बोलता है कि जो मेरे फादर हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे भगवान हैं और हम सब इन दोनों की सेवा अपने त्याग से और प्रेम से करते हैं। और मैं यही समझता हूँ कि इनकी सेवा करना ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे पहली ड्यूटी है। इन डूइंग वंस ड्यूटी चेयरफुली लाइज ट्रू वर्च्यू। हम किसी भी कार्य को खुशीपूर्वक करना, किसी भी एक कार्य को खुशीपूर्वक करना, यही सच्चा सदाचार होता है। दिस इज वॉट द ड्यूटीफुल लेडी सेंट यू टू लर्न। यही समझने के लिए जो वो ड्यूटीफुल लेडी थी, जो वो हाउस मतलब कि जो वो लेडी थी जिन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है, यही समझने के लिए भेजा है कि एक कार्य को करना, खुशी से करना, वही सच्चा सदाचार है। फर्दर ही एक्सक्लेम्ड ओ होली सेज। फिर वो कहता है, महात्मा, यू हैव रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिजर्टेड योर एलिंग एजेड पर्सन्स पेरेंट्स। मतलब जो वो बूचर होता है वो बोलता है कि महात्मा, आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे थे और आपने अपने बूढ़े माता पिता को भी छोड़ दिया था। स्पिरिचुअली इलाइटेनिंग इज यूजलेस इफ वन हैज़ नेग्लेक्टेड वंस धर्मा और ड्यूटी। मतलब अगर कोई अपने धर्म और अपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट करता है, मतलब छोड़ देता है, तो वो तो उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान यूजलेस होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों को, अपने धर्म को त्याग देता है, वैसे आदमी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान नष्ट होता है, यूजलेस होता है। कौशिका नाउ अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो कौशिका था, जो साधु था, वो सब कुछ समझ चुका था। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स क्राई। वो अपने माता, जब वो अपनी माता को छोड़ के जा रहा था, तो उसकी माँ क्राई रो रही थी, तो उसे वो दृश्य याद आ रहा है कि कैसे मेरी माँ रो रही थी। यू हैव शोन मी द पाथ ऑफ ट्रू वर्च्यू, कौशिका सेड एंड hurried टू हिज हाउस। कौशिका कहता है कि आपने मुझे सच्चे सदाचार का रास्ता दिखा दिया है और दिखाया,
और वो अपने घर की तरफ चला जाता है। ही सर्व्ड हिज पेरेंट्स लविंगली टिल द एंड ऑफ देयर फाइनल डेज। वह अपने माता पिता की सेवा तब तक प्रेम पूर्वक तब तक करता है जब तक वो स्वर्गवासी नहीं हो जाते। अब इसके बाद इसमें जो आपका ये लेसन ख़त्म होता है और इसमें जो वर्ड मीनिंग्स है उसे आप लिखिएगा कॉपी पे। जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसके पहले वर्ड मीनिंग्स को कॉपी पे नोट कीजिएगा और उन्हें याद कीजिएगा। और हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले वीडियो में लेसन 1 के पार्ट सारे ख़त्म कर दिए थे। अब इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताया जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड कौशिका लीव हिज पेरेंट्स। आंसर होगा टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द लेडी नॉट सर्व द सेज फर्स्ट। आंसर होगा सर्विंग हर husband first was her priority. Serving her husband first was her priority. Third question है why did Kausika get furious while meditation? तो आंसर है a bird perched on him. A bird perched on him. अब फोर्थ क्वेश्चन है what did the lady say to the sage that made him perplexed? तो आंसर है she knew about Kaushika and the bird. She knew about Kaushika and the bird. 5 क्वेश्चन है why did Kaushika go to Mathura? तो आंसर है to meet a butcher. To meet a butcher. 6 क्वेश्चन है who was Dharmavyadha? Why did he not ashamed of his trade? तो आंसर है अ बूचर। धर्मव्याधा वाज अ बूचर। ही डिड हिज ड्यूटी। ही डिड हिज ड्यूटी। अब 7 क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? तो आंसर है वी शुड डू ऑल आवर ड्यूटीज। वी शुड डू ऑल आवर ड्यूटीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ के उस आंसर्स को करना है। तो वो आप वो लेसन से है, तो उसको आप पढ़ के और कीजिएगा खुद से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो सी भी आपके खुद से ही करने वाला है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें बताना है कि जो सारे स्टेटमेंट्स से नीचे दिए हुए वो ट्रू है और फॉल्स है, तो उसको आपको लेसन से पढ़ के बताना है, तो वो आप कीजिएगा। हु सेड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर डी हु सेड द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि ये जो नीचे डायलॉग्स दिए गए हैं उसको किसने बोला है। तो फर्स्ट है आई सी लाइफ इज़ यूजलेस अनटिल वन गेन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये बोला है कौशिका, ठीक है। अब सेकंड है हु विल टेक केयर ऑफ अस। तो कौशिकाज पेरेंट्स होगा इसका आंसर। थर्ड है यस आई नो द पावर ऑफ सेज। इसका आंसर होगा द लेडी। फोर्थ है आई एम इंगेज्ड इन माई फैमिली ट्रेड। तो इसका आंसर होगा द बूचर। 5 है वाई यू हैव शोन मी द पाथ ऑफ ट्रू वर्च्यू। इसका आंसर होगा कौशिक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे है लैंग्वेज फॉर्म। लैंग्वेज फॉर्म में है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एक एडवर्ब का एक टाइप है। इसमें क्या है कि एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। मतलब इस जो ये पार्ट है टाइप है एडवर्ब का, इसमें बताया जाता है कि जो वर्क है, कार्य है, वो कैसे और किस मैनर में कंप्लीट हुआ है, डन हुआ है। जैसे एग्जांपल द पोर्टर लिफ्टेड द हेवी बॉक्स क्वाइट इजीली। तो इसमें इजीली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब है सेकेंड एग्जांपल है वी शुड ट्रीट आवर यंगर्स लविंगली। तो इसका इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है लविंगली।
इन above sentences the underlined words answer the question how, so they are, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है एडवर्ब ऑफ मैनर में वो बताता है कि कैसे कैसे कोई वर्क कंप्लीट हुआ है और किस मैनर में। तो ऊपर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें बताया है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो हाउ के आंसर्स हैं, हाउ क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, तो इसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोला जाएगा। अब नीचे आते हैं, इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो एक्सरसाइजेज वो तो आपको खुद से करने हैं। तो फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप खुद से, आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने बता दिया, उसको आप खुद से समझ के और भरिएगा। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो ये सारे ये सब आप खुद से कीजिए, ये सब आपके करने की चीज़ें हैं, आप खुद से समझ के कीजिए। अब आते हैं वर्ड पायर। वर्ड पायर है, इसमें दिया हुआ है पीपुल एट वर्क, मतलब लोगों के कार्य के बारे में। तो ए दिया हुआ है डू यू नो व्हाट द फॉलोइंग पीपुल डू, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए गए हैं और इन्हें बताने हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब टाइप ऑफ वर्क्स दिए गए हैं। मतलब कोबलर जैसे जो जूता साफ करता है, मोची उसको बोलते हैं। तो नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स मतलब क्लू दिए गए हैं, उनके अनुसार उसके अनुसार बताना है आपको किसमें कौन सा होगा। जैसे फर्स्ट है अ कोबलर, तो कोबलर जो है वो मोची को बोलते हैं। तो बॉक्स में है मेंस शूज, द कोबलर मेंस शूज। सेकेंड है द टेलर जो कपड़ा सीता है, तो टेलर स्टिचेस क्लॉथ्स। ऐसे ही आप नीचे का जो है वो समझ के और कीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी भी यही है, इसमें भी कौन से लोग किस चीज़ से कार्य करते हैं उसको बताना है। मतलब सबसे पहले प्लम्बर, तो प्लम्बर जो होता है वो उसका आंसर होगा डी। तो अब उसके बाद सेकेंड देखेंगे फार्मर जो है वो खेतों में काम करते हैं, तो उनका आंसर होगा सी। अब आते हैं, तो वैसे ही आप नीचे वाला भी आप मिला के कीजिएगा। अब शोइंग ऑफ वर्ड्स, मतलब शोइंग ऑफ वर्ड्स मतलब कुछ पैराग्राफ्स बनाना है आपको। तो ए है राइट अ पोएम ऑन रिवर इन अबाउट 8 to 10 लाइन्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, एल्डर और द इंटरनेट। मतलब जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं उस ब्लैंक पे पैराग्राफ लिखना है, एक पोएम लिखना है रिवर के बारे में 8-10 लाइन में। और आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने बड़ों की या फिर इंटरनेट की हेल्प से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं, तो वो आप लिखिएगा। अब आते हैं वर्ड ओलंपियाड में। तो वर्ड ओलंपियाड में लिखना है सिनोनिम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड होते हैं वही लिखने हैं। जैसे फोय मतलब दुश्मन होता है, तो दुश्मन का सिनोनिम्स तो दुश्मन नहीं होगा, तो फोय का सिनोनिम्स होगा इनेमी। अब सेकंड है इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण का भी सिमिलर तो महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम्स वैल्यूएबल। तो नीचे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आप उनके सिनोनिम्स लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें ब्लैंक्स दिया गया है, तो और उस सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो ब्लैंक्स में उस वर्ड्स के सिनोनिम्स भरने हैं। जैसे फर्स्ट है देयर वाज अ वेरी डैश बिल्डिंग इन माई विलेज, और इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है एंशिएंट मतलब पुराना। तो एंशिएंट का सिनोनिम्स लिखना है तो ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड मतलब भी पुराना होता है। तो देयर वाज अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग इन माई विलेज। ठीक है, वैसे ही नीचे भी जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके सामने जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उनके सिनोनिम्स भरने हैं ब्लैंक्स में। अब आते हैं, वो आप कीजिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। सर्कल द मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। तो सेंटेंस नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो उसके गलत जो उसमें मिस्टेक्स है उनको सर्कल करके और नीचे उसके सही लिखना है और उसको दोबारा से लिखना है सही। तो फर्स्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। सेकंड में आई डज नॉट रन आफ्टर अ मूविंग बस। तो आई के साथ कभी भी डज का यूज़ नहीं होता है, डू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट, डज को सर्कल करके और लिखेंगे आई डू नॉट रन आफ्टर अ मूविंग बस। वैसे ही आप कीजिएगा नीचे वाला भी। अब आपका ये लेसन ख़त्म होता है और इसके बाद जो भी मैंने आपको बोला है वो सब आपका होमवर्क से आप कीजिएगा और करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है कि आई हैव कंप्लीटेड। तो आप करके और फिर कीजिए, करके और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।